आप सभी प्रिय विद्यार्थियों एवं श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। ग्रेडस्टन की विदेश नीति के दूसरे भाग में हम उसके द्वितीय प्रधानमंत्रित्व काल में और उसके बाद की जो उसकी विदेश नीति रही थी उस पर चर्चा करेंगे। पृष्ठभूमि देख लेते हैं। ग्रेडस्टन ने अपने प्रथम प्रधानमंत्रित्व काल में असंलग्नता की नीति का अनुसरण किया था, किंतु द्वितीय प्रधानमंत्रित्व काल में पूर्व प्रधानमंत्री डिज़रायली जैसे साम्राज्यवादी नीति के समर्थक प्रधानमंत्री के द्वारा शक्तिशाली विदेश नीति अपनाए जाने के कारण ब्रिटेन के समक्ष अनेक समस्याएं उपस्थित हुई जो अत्यंत जटिल थीं। उनका समाधान करना कठिन किंतु आवश्यक भी था। अपने निर्वाचन के समय इसने डिज़रायली की विदेश नीति को अधिक आक्रामक बताया था तथा उसे अनावश्यक युद्ध और ब्रिटिश साम्राज्य के अवांछित विस्तार पर आधारित होना बताकर उसकी कटु आलोचना भी की थी। इस संदर्भ में रैमजे म्यूर ने लिखा कि ग्रेडस्टन ने अपने देश के अधिकांश निवासियों में यह विश्वास उत्पन्न कर दिया था कि उनका वास्तविक हित यानी ब्रिटेन का वास्तविक हित उनके देश की शक्ति की श्रेष्ठता और विस्तार में नहीं है, वरन शांति की स्थापना और विदेशों में इंग्लैंड के विस्तार पर अंकुश लगाने में थी। ग्रेडस्टन के द्वारा अपने निर्वाचन के समय दिए गए भाषणों के अनुसार वह वास्तविक रूप में कार्य नहीं कर पाया। उसका मुख्य कारण कुछ ऐसे विदेशी मामले थे जिनके कारण उसे अपनी नीति के विरुद्ध जाकर हस्तक्षेप करना पड़ा और उसे पर्याप्त सफलता भी प्राप्त नहीं हुई। द्वितीय प्रधानमंत्री काल में उसके द्वारा अपनाई गई विदेश नीति इस प्रकार थी। पहला, टर्की पर दबाव। तुर्की के द्वारा बर्लिन संधि के अनुसार कार्य नहीं किया जा रहा था। इस कारण प्रधानमंत्री ग्लेडस्टन ने अपने प्रतिनिधि के रूप में गोसेन को अपना दूत बनाकर वहां भेजा तुर्की भेजा तथा उसे दो दायित्व प्रमुखता से दिया गया। पहला, यूरोपीय राज्यों के अनुसार तुर्की को बर्लिन संधि के अनुसार चलने के लिए बाध्य करवाना तथा दूसरा, तुर्की में सुधार कार्य संपादित कराना। गोसेन ने अपने उत्तरदायित्व का दृढ़तापूर्वक पालन किया। उसने तुर्की को दो कार्यों के लिए मजबूर किया। प्रथम तो मोंटीनिग्रो को डालसिंगो का जो क्षेत्र है वो प्रदान करवाया और थेसली एवं एपिरस के कुछ भागों को यूनान को उसने सौंप दिया। तुर्की ने उसके लिए उसने दबाव बनाया। इसके अलावा तुर्की के शासन में भी इसके द्वारा पर्याप्त हस्तक्षेप कर सुधार कार्य कराने का प्रयास किया गया। यद्यपि उसे बहुत सफलता नहीं मिली, किंतु कुछ हद तक उसे सफलता अवश्य मिली थी। इस प्रकार तुर्की के मामले में उसे सफलता प्राप्त हुई और तुर्की के ऊपर दबाव बनाने में वह सफल रहा था। दूसरा था ट्रांसवाल का स्वशासन। ट्रांसवाल क्षेत्र दक्षिण अफ्रीका में है। प्रधानमंत्री डिज़रायली जो पूर्व प्रधानमंत्री थे उसके काल में ट्रांसवाल को ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बना लिया गया था। वहाँ के निवासी बोवर कहलाते थे। वह बहुत असंतुष्ट थे। उनके द्वारा स्वाधीन होने का प्रयास किया गया। 16 दिसंबर 1880 को उन्होंने अपने नेता क्रूगर के नेतृत्व में अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की। परिस्थितियों से विवश होकर इंग्लैंड को युद्ध करना पड़ा। इस युद्ध में प्रारंभ में लगातार ब्रिटेन को पराजय मिली। 4 युद्धों में ब्रिटिश सेना पराजित हुई थी। सबसे बड़ी हार फरवरी 1881 में मजवा हिल नामक स्थान पर मिली। इसकी सूचना जब प्रधानमंत्री ग्लेडस्टन को प्राप्त हुई तब उसने फ्रेडरिक रॉबर्ट्स को एक बड़ी सेना के साथ वहां भेजा। उसने सफलता प्राप्त की। सफलता के पश्चात भी प्रधानमंत्री ग्लेडस्टन ने यह विचार किया कि बोवर अपनी स्वाधीनता के प्रति कटिबद्ध हैं, अतः अंततः उसे वो लेकर ही रहेंगे। अभी शांति है, इसलिए उसने 23 मार्च 1881 को शांतिकाल का लाभ उठाते हुए उनसे संधि की तथा इंग्लैंड के संरक्षण में बोवरों को उसने स्वशासन का अधिकार प्रदान कर दिया और उन्हें संतुष्ट किया। तीसरा प्रकरण उसके काल में आता है। मिस्र में विद्रोह हुआ। 1882 में मिस्र के क्षेत्र में स्थिति गंभीर हुई। इस क्षेत्र का गवर्नर खेदीव
इस्माइल पाशा था। वह बहुत खर्चीला था, अपव्ययी था। धन की आवश्यकता के कारण उसने स्वेज नहर के हिस्से फ्रांस को पहले बेचे, बाद में डिज़रेली ने व्यक्तिगत रूप से खरीदा, किंतु इंग्लैंड के लिए खरीदा। इस कारण इंग्लैंड और फ्रांस हिस्सेदार हो गए थे स्वेज नहर में। इस कारण से फ्रांसीसी और अंग्रेज कर्मचारी बड़ी संख्या में स्वेज नहर के क्षेत्र में कार्यरत थे, निवासरत थे। इसके कारण मिस्र के जो मूल निवासी थे, मिस्र के देशवासी थे, उनमें यूरोपियन लोगों के प्रति विरोध की भावना आ गई। उनके द्वारा नारा दिया गया कि मिस्र मिस्रवासियों के लिए है, और धीरे धीरे विदेशियों के खिलाफ यहाँ एक बड़ा जन आंदोलन प्रारंभ हुआ। इसका नेता था अरबी पाशा, जो एक सेवानिवृत्त सैन्य ऑफिसर था, इसलिए लड़ने की काबिलियत भी उसके भीतर थी। उसके द्वारा गवर्नर के ऊपर, खेदियू के ऊपर दबाव बनाया गया और अनेक अंग्रेज और फ्रांसीसी पदाधिकारियों को उसने पद मुक्त करवा दिया, पद से हटवा दिया। इसी क्रम में सिकंदरिया में एक बड़ा विद्रोह अंग्रेज़ों के खिलाफ खड़ा हो गया। 50 यूरोपियन मार डाले गए। प्रधानमंत्री ग्रैडस्टन इस विद्रोह का दमन करना चाहता था। उसने फ्रांस के साथ मिलकर यह कार्य करना चाहा, लेकिन फ्रांसीसी सेना, जल सेना आसपास थी, वह वापस चली गई। ब्रिटिश जल सेना भी पास थी। उसने प्रयास तो किया, किंतु फ्रांस का सहयोग उसे प्राप्त नहीं हुआ। अतः अकेले इंग्लैंड ने सितंबर 1882 में तेल अल कबीर नाम के रण क्षेत्र में यहाँ पर आक्रमण युद्ध हुआ। अरबी पाशा को पूरी तरह से परास्त किया गया और मिस्र पर अपना अधिकार कायम किया। यद्यपि इसके बाद भी यूरोप में विवाद की स्थितियाँ उत्पन्न हुई। सभी देशों ने यह समझा कि ब्रिटेन अब शक्ति संतुलन को बिगाड़ रहा है, उसकी शक्ति बढ़ गई है, उसने मिस्र पर अधिकार कर लिया। इंग्लैंड के द्वारा, ग्लैडस्टन के द्वारा यह आश्वासन बार बार दिया गया कि यह स्थायी अधिकार नहीं है और कुछ समय के बाद, स्थितियों के सामान्य होने के बाद, ब्रिटेन वहाँ से वापस हट जाएगा। यह बात ईमानदारी के साथ कह रहा था और वास्तव में आगे चलकर ऐसा हुआ भी। किंतु भारतीय क्षेत्र को पूरी तरह सुरक्षित कर लिया गया, एशिया के क्षेत्र को, और मिस्र के या मध्य पूर्व का जो क्षेत्र था वहाँ पर ब्रिटेन का अधिकार बढ़ गया, मिस्र पर उसका अधिकार हुआ। यहाँ पर वह सफल रहा। सूडान का विद्रोह। सूडान मिस्र के दक्षिण में स्थित था तथा यह क्षेत्र मिस्र और इंग्लैंड के संयुक्त अधिकार में था, दोनों का अधिकार था। उस क्षेत्र का शासन प्रबंध जनरल गॉर्डन को सौंपा गया था। जब तक जनरल गॉर्डन यहाँ पर था, उसने बड़ी कुशलता के साथ प्रशासन स्थापित किया था। 1879 तक इसने वहाँ पर शासन किया, किंतु जब वह इंग्लैंड वापस आ गया तब मिस्र के ऑफिसरों को यहाँ का शासन सौंप कराया था। सूडान की शासन व्यवस्था को उन्होंने भ्रष्ट कर दिया मिस्री अधिकारियों ने। सूडानियों के ऊपर मिस्रियों के अत्याचार बहुत बढ़ गए। सूडान के निवासियों ने मोहम्मद अहमद अथवा मेहंदी के नेतृत्व में स्वाधीनता आंदोलन आरंभ किया। यहाँ के आंदोलन के दमन हेतु खेदियू ने, जो गवर्नर था, उसने जनरल हिक्स को, जो कि एक सेनापति था, भेजा सेना के साथ, किंतु विद्रोहियों ने उसे परास्त कर दिया और मौत के घाट उतार दिया। खेदियू इससे बड़ा चिंतित हुआ। उसने इंग्लैंड से सहायता की याचना की। प्रधानमंत्री ग्लैडस्टन ने सहायता का यह विरोधी था, हस्तक्षेप का विरोधी था, और उसकी यह मान्यता थी कि सूडान के क्षेत्र में अब शांति की स्थापना करने का दायित्व इंग्लैंड का नहीं है बल्कि मिस्र का है। लेकिन मिस्र क्योंकि कमज़ोर था, इंग्लैंड का नहीं है, उसने कहा। मिस्र की सेना को वहाँ से सुरक्षित निकालने के लिए अंततः ग्लैडस्टन राजी हुआ। इस हेतु जनरल गॉर्डन को वहाँ इंग्लैंड की ओर से भेजा गया, किंतु गॉर्डन सूडान की राजधानी खार्तूम पहुंचकर अपने वास्तविक कार्य से विमुख हो गया और उसने घोषणा की कि सूडान का विद्रोह अनुचित है तथा उसका दमन किया जाएगा, और इस कार्य में वह संलग्न हो गया। गॉर्डन को खार्तूम में विद्रोहियों ने घेर लिया। जब उसे संकट महसूस हुआ तब उसने ग्लैडस्टन से मदद मांगी, लेकिन ग्लैडस्टन में कुछ हिचकिचाहट थी, सैन्य सहायता भेजने में देरी हुई और जनरल गॉर्डन और उसकी सेना के साथ मिस्र की सेना को वहाँ के विद्रोहियों ने मौत के घाट उतार दिया। 2 दिन बाद अंग्रेज सेना वहाँ पर पहुँच पाई। इस तरह से बड़ी असफलता
इसको वहाँ पर हाथ लगी। ग्लैडस्टन की बहुत बदनामी हुई, इंग्लैंड में वह बहुत अलोकप्रिय हो गया और इंग्लैंड की भी बड़ी बदनामी हुई। ट्रेवेलियन ने लिखा, गॉर्डन की मृत्यु हो गई और उसके साथ ही इंग्लैंड में स्वयं के देशवासियों पर ग्लैडस्टन का प्रभाव बहुत सीमित या बहुत कम हो गया। इस तरह एक बड़ी असफलता उसको इस क्षेत्र में प्राप्त हुई थी। इसके बाद अफ़गानिस्तान से संधि। अफ़गानिस्तान के संदर्भ में पूर्व प्रधानमंत्री डिज़रायली के द्वारा उग्र नीति का अनुसरण किया गया था तथा अफ़गानिस्तान में सीधा हस्तक्षेप किया गया था, किंतु ग्लैडस्टन के द्वारा शांतिपूर्ण नीति का अनुसरण किया गया। अफ़गान युद्ध भी लड़े गए थे उसके काल में और अंग्रेज सेना वहाँ बुरी तरह से फंस गई थी। अफ़गानिस्तान के विषय में आपको ज्ञात होगा कि यहाँ पर पूर्ण विजय, पूरी सफलता किसी भी देश को लंबे समय के लिए प्राप्त नहीं होती है। यहाँ पर इसकी नीति थी ग्लैडस्टन की कि उसने अब्दुल रहमान नामक एक नया अमीर जो गद्दी पर बिठाया, वह अंग्रेज़ों के अनुकूल था। इससे ही वह संतुष्ट हो गया और इसके पश्चात ब्रिटिश सेना जो अफ़गानिस्तान में थी उसको इसने वापस बुला लिया। इस तरह अफ़गानिस्तान में शांति कायम हुई। आपको यह ज्ञात होगा कि अफ़गानिस्तान में जो सेना भेजी जाती थी वो भारत में निवासित सेना थी। अंग्रेज़ और भारतीय सैनिक भी उसमें शामिल होते थे। वहाँ पर अभियान करने के लिए भेजा जाता था अफ़गान युद्धों में। तो वहाँ से सेना वापस बुलाई गई और जो अब्दुल रहमान जो अमीर था वो ब्रिटेन का पक्षधर था। इससे वह संतुष्ट हो गया। इस काल में उसके द्वारा अपनाई गई विदेश नीति की समीक्षा कर लेते हैं, मूल्यांकन देखते हैं। पहला बिंदु है हस्तक्षेप की नीति का त्याग। अपने प्रथम प्रधानमंत्रित्व काल में ग्लैडस्टन के द्वारा तटस्थता तथा अहस्तक्षेप की नीति का अनुसरण किया गया था, किंतु द्वितीय काल में उसने इस सिद्धांत का परित्याग कर दिया तथा हस्तक्षेप की नीति का अनुसरण किया जो उसके स्वयं का मूल सिद्धांत नहीं था। यह स्वाभाविक सी बात है कि किसी भी कार्य को यदि हम अनमने ढंग से करें तो उसमें हमको अपेक्षित सफलता प्राप्त नहीं होती। यही कार्य प्रधानमंत्री ग्लैडस्टन कर रहा था। वह भीतर से हस्तक्षेप का समर्थक नहीं था, किंतु मजबूरी में उसे हस्तक्षेप करना होता था। इसलिए पूरे ध्यान के साथ, पूरे मनोयोग के साथ उसने हस्तक्षेप नहीं किया और इस कारण से उसे पूर्ण सफलता प्राप्त नहीं हुई। तो उसने अहस्तक्षेप की नीति का त्याग कर दिया था जो उसकी मूल नीति रही थी। दक्षिण अफ्रीका में पूर्ण सफलता नहीं। बोवरों के साथ प्रारंभिक 4 युद्धों में हमने चर्चा की थी, 4 युद्ध में लगातार अंग्रेज पराजित हुए थे और यूरोप में जो विरोधी देश थे उनमें प्रसन्नता की लहर दौड़ गई थी कि अंग्रेज लगातार परास्त हो रहे हैं और अंग्रेज़ों को भी अपने युद्ध कौशल पर शक होने लगा था। असफल रहे थे 4 युद्धों में। बड़े श्रम के बाद युद्ध में अंग्रेजी सेना सफल हुई जब बड़ी सेना वहाँ पर भेजी गई और अंततः ग्लैडस्टन के द्वारा स्वायत्त शासन का अधिकार इन्हें दिया गया, क्योंकि ग्लैडस्टन उनको स्वतंत्र करना चाहता था, अधिक अधिकार देना चाहता था। वह स्वतंत्रता का, राष्ट्रीयता का समर्थक था और साम्राज्यवादी व्यक्ति नहीं था। इसलिए उसने यह महसूस किया कि जो बोवर लोग हैं, वहाँ के निवासी हैं, वो उत्कट अभिलाषा रखते हैं स्वाधीनता के लिए, तो उनको ब्रिटेन के अधीन रहते हुए ही स्वायत्तता का अधिकार उसने देना उचित समझा। तो यहाँ पर भी उसे पूर्ण सफलता नहीं मिली और अधिकार भी उनको देना पड़ा। टर्की एवं मिस्र के क्षेत्र में यह सफल रहा, इसकी नीति सफल रही। तुर्की में गोसेन को भेजकर ग्लैडस्टन ने तुर्की पर दबाव डालने में सफलता प्राप्त की और मॉन्टीनीग्रो और यूनान को कुछ अधिकार तुर्की में प्राप्त हुए, कुछ क्षेत्र प्राप्त हुए। इसी प्रकार मिस्र के क्षेत्र में विद्रोह के दमन में उसे अंततः सफलता प्राप्त हुई थी। इस तरह इन दोनों क्षेत्रों में, तुर्की और मिस्र के क्षेत्र में, वह अपनी नीति में अंततः सफल हुआ था, हस्तक्षेप करके भी सफल हुआ था। अफ़गानिस्तान में उसे आंशिक सफलता प्राप्त हुई। अफ़गानिस्तान के क्षेत्र में पूर्व प्रधानमंत्री डिज़रायली के द्वारा अग्रगामी नीति का अनुसरण किया गया था तथा अफ़गानिस्तान में सेना भेजकर हस्तक्षेप किया गया था, युद्ध किया गया था, किंतु इसके द्वारा अफ़गानिस्तान के साथ शांति की नीति का अनुसरण किया गया तथा अपने पक्ष में अब्दुल रहमान को, जब अमीर कहा जाता है वहाँ के सुल्तान या राजा को, जब वो अमीर बना,
उससे ही वह संतुष्ट हो गया और उसने अपनी सेना वहाँ से वापस बुला ली। इस प्रकार उसने सीधे हस्तक्षेप की नीति का त्याग किया और इसमें उसे सफलता प्राप्त हुई। यद्यपि पूर्ण सफलता नहीं कहा जाएगा, क्योंकि पहले युद्ध किया गया था तो पूरा अधिकार करना था, लेकिन यह नीति सही कही जाएगी, क्योंकि अफ़गानिस्तान में कोई भी देश, वर्तमान में भी हम देखते हैं कि अभी अमेरिका को वापस होना पड़ा, उसके पहले रूस ने हस्तक्षेप किया था। विश्व की दोनों महाशक्तियां हैं, दोनों को अपनी सेनाएं अंततः वहां से वापस हटानी पड़ी। पांचवा था, सूडान में बड़ी असफलता इसको हाथ लगी थी। सूडान के क्षेत्र में उसकी लचर नीति रही, जिसके कारण यहाँ उसे बड़ी असफलता प्राप्त हुई। सूडान के प्रति उसकी स्पष्ट नीति नहीं थी। पूर्व में जब मिस्र के द्वारा उससे सहायता की याचना की गई थी, तब उसने इस क्षेत्र में शांति का उत्तरदायित्व इंग्लैंड का नहीं है, इस नीति पर कार्य किया गया। किंतु बाद में वह मिस्र की सेना को सूडान से बाहर निकालने के लिए सहमत हो गया, किंतु स्वयं उसके सेनापति जनरल गॉर्डन ने उसकी नीति का पालन नहीं किया और विद्रोह दबाने में संलग्न हो गया, जबकि उसको विद्रोह दबाने के लिए वहाँ भेजा नहीं गया था। ग्लैडस्टोन ने उसकी सहायता करने में देरी कर दी। इस कारण जनरल गॉर्डन और मिस्र की सेना पूर्णतः पराजित हुई और वो मार डाले गए वहाँ पर। यह बड़ी असफलता थी। इसके पीछे ग्लैडस्टोन की ढुलमुल नीति को जिम्मेदार माना गया और वस्तुतः था भी। इसके कारण इंग्लैंड और प्रधानमंत्री की बड़ी बदनामी हुई तथा वह इंग्लैंड में बहुत अलोकप्रिय हो गया था। इस तरह से उसकी विदेश नीति पूर्णतः सफल नहीं कही जा सकती। ग्लैडस्टोन ने अपने द्वितीय प्रधानमंत्रित्व काल में विदेश नीति के मामले में वह अधिक सफल नहीं हुआ, क्योंकि उसने अपनी मूल नीति का ही परित्याग कर दिया था। मूल नीति उसकी अहस्तक्षेप की थी, असंलग्नता की थी, पृथकता की नीति में वह अधिक सफल था। यह उसकी विदेश नीति का प्रमुख तत्व था, लेकिन मजबूर होकर उसने जहाँ जहाँ हस्तक्षेप किया, पूरे मनोयोग के साथ उसने कार्य नहीं किया और वह अंततः पूर्ण सफल नहीं हुआ।